यस स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। और आज एज डिस्कस्ड हम आ गए हैं कंपनी लॉ के बेसिक्स के साथ। आज हम कंपनी लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, और सिर्फ कंपनी लॉ पे नहीं, लॉ इन जनरल के बारे में बात करेंगे। सर मतलब सिंपल सा है। आप बोलते कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस हैं और समझते हैं कंपनीज एक्ट। सर ये दोनों सेम ही तो हैं। कहाँ सेम है? यहाँ लिखा है द कंपनीज एक्ट और यहाँ लिखा है लॉ। तो सर फ़र्क क्या होता है? देखो, जब कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक एक्ट में गिवन नहीं होती तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? कंपनी लॉ। अब लॉ की जो डेफिनेशन है उसको ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे? या तो हम जाएंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट में। क्या होता है जब भी कोई डेफिनेशन किसी स्पेसिफिक एक्ट में या स्टैट्यूट में नहीं है तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के पास जाते हैं। या लॉ डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी। सर ये क्या कंपनी लॉ से निकल के आप जनरल क्लॉजेज एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हो? अरे ज़रूरी है, बेयर विद मी। अब अगर हम बात करें जनरल क्लॉजेज एक्ट की, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट का सबसेक्शन 3 क्लॉज 29 बात करता है इंडियन लॉ की। क्या कहता है सर? इंडियन लॉ, ध्यान से पढ़ना, दिस इज क्लॉज 29 ऑफ सेक्शन 3। इंडियन लॉ शैल मीन एन एक्ट, an ordinance, regulation, rules, order, bylaws or other instrument which before the commencement of constitution has been the force of India। मोटा मोटी बात क्या है? मोटा मोटी बात क्या है? इंडियन लॉ के अंडर एक्ट भी आता है, ऑर्डिनेंस भी आता है, रेगुलेशन भी आता है, रूल्स भी आती हैं, सब कुछ आता है। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 13 वो कहता है लॉ इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, ये सब कुछ लॉ में होता है। सर मतलब आप ये जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो ना, इस सब्जेक्ट का नाम कंपनी लॉ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें हम एक्ट भी पढ़ेंगे, इसमें हम रूल्स भी पढ़ेंगे, इसमें हम रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, इसमें हम ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें मिला के एक लॉ बनता है। और ये सर मतलब पेपर ड्राफ्टर ने इसलिए कंपनी लॉ लिखा है? यस। अगर वो सिर्फ द कंपनीज एक्ट लिखता तो हम रूल्स थोड़ी पढ़ते, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थोड़ी पढ़ते, नोटिफिकेशन थोड़ी पढ़ते, एक्ट पढ़ते और चले जाते, और आप अच्छे प्रोफेशनल बनते नहीं, और आप फिर कहते शिवांश आपने मेरे को बताया नहीं था। तो इसीलिए ये बात जो है कंपनी लॉ, कंपनी लॉ को कंपनी लॉ ही समझना, कंपनीज एक्ट से कंफ्यूज मत करना। लॉ अलग होता है, एक्ट अलग होता है। सर तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब जो भी चीज़ें कंपनी लॉ में अभी हो रही हैं या देखी जा रही हैं, केस लॉज वगैरह या बाकी सब कुछ, वो प्रैक्टिस में आ जाए। तो इसीलिए इसे कंपनी लॉ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक्ट भी हैं, रूल्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, सब हैं, और हमें सब पढ़ना है। अब लॉ के बारे में समझ लिया, अब आते हैं कंपनी एक्ट पे। देखो, एक्ट क्या होता है? जब भी हमें कोई एक्ट बनाना होता है तो वो एक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले वो बनता है बिल। अब इंडिया में बिल कितने तरीके के होते हैं? बिल दो तरीके के होते हैं। एक होता है मनी बिल, एक होता है अदर देन मनी बिल। सर मतलब मनी बिल यानी टैक्स मैटर्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मनी बिल में आती हैं। मनी बिल की खास बात क्या होती है? ये सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, या लोकसभा में पुट किया जाता है, फिर राज्यसभा में पुट किया जाता है, और फिर इसमें प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं। वहीं पे जो अदर देन मनी बिल होता है वो किसी भी हाउस में पुट हो सकता है। पर अभी हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में क्या हुआ था? दिसंबर 2012 को कंपनीज एक्ट लोकसभा ने अप्रूव कर दिया। लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद अगस्त 2013 राज्यसभा ने पास कर दिया। और आपको पता है प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट किस दिन दी? प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी 29 अगस्त 2013, और ये एक्ट ऑफिशियल गैजेट में
नोटिफाई हुआ 30 अगस्त 2013। यहाँ पे इसका नाम था द कंपनीज बिल 2012। कंपनीज बिल 2012। और यहाँ पे ये बन गया द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कोई भी एक्ट जब पैदा होता है तो वो बिल होता है, या तो वो मनी बिल होता है या वो अदर देन मनी बिल होता है। कंपनीज एक्ट अदर देन मनी बिल था, तो वो किसी भी हाउस में पुट हो सकता था। दिसंबर 2012 में वो लोकसभा में अप्रूव हुआ, अगस्त 13 में वो राज्यसभा में अप्रूव हुआ, अगस्त 13 में वो राज्यसभा में अप्रूव हुआ, और उसके बाद 29 अगस्त 2013 को उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली, और वो नोटिफाई हुआ ऑफिशियल गजट में 30 अगस्त को। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बैराक में लिखा हुआ है, ये देखिए 29 अगस्त 2013, ये रही वो डेट। क्या लिखा है जी यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट on the 27th August 2013 and it is hereby published for general information. सर 30th अगस्त को कंपनीज एक्ट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ था। अच्छा सर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कंपनीज एक्ट देखा, कंपनी लॉ देखा, और कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ के बीच का डिफरेंस देखा। अब हम पढ़ेंगे लॉ मेकर के एक्सप्रेशन के बारे में। सर, लॉ मेकर के एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, जब भी हम एक एक्ट लिखते हैं तो हम एक्ट को कैसे लिखते हैं, या लॉ मेकर जब भी एक्ट को लिखता है तो वो एक्ट को कैसे लिखता है? वो सबसे पहले लिखता है सेक्शन, फिर लिखता है सबसेक्शन, फिर लिखता है क्लॉज, फिर लिखता है सब क्लॉज, और फिर सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, उसके बाद उसके बाद सर उसके बाद लॉ मेकर लिखता है पैरा, और फिर लिखता है सब पैरा। लेकिन ये कहानी रूल्स में बदल जाती है। सर, रूल्स में क्या होता है? रूल्स में भी जब हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहले होता है सेक्शन, फिर होता है सबसेक्शन, फिर होता है क्लॉज, फिर होता है सब क्लॉज, फिर होता है आइटम, फिर होता है सब आइटम। सर ठीक है, मतलब जब भी लॉ मेकर एक्ट को ड्राफ्ट करता है तो वो सेक्शन लिखता है, फिर वो सब सेक्शन लिखता है, फिर वो क्लॉज लिखता है, सब क्लॉज लिखता है, फिर पैरा और सब पैरा लिखता है। जबकि जब रूल्स की बात होती है तो वो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज लिखने के बाद आइटम लिखता है और फिर सब आइटम लिखता है। रूल्स के साथ साथ रेगुलेशन के लिए भी यही होता है। सर ठीक है, रूल समझ गए, रेगुलेशन समझ गए, एक्ट समझ गए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे पढ़े हैं? उसमें तो सेक्शन होते ही नहीं, उसमें तो आर्टिकल्स होते हैं। तो जब भी आर्टिकल्स होते हैं या जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, फिर पैरा और सब पैरा। अच्छा सर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय आर्टिकल, सब आर्टिकल नहीं होता, आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा और सब पैरा, ये लॉ मेकर्स के बेसिक एक्सप्रेशन है। सर एक बार दिखाओ, देखो यहाँ पे देखिएगा, बोल्ड में लिखा है वन, दैट वन इज सेक्शन, और जैसे ही वन खत्म होता है उसके साथ में एक और न्यूमेरिक आ जाता है वन, दैट इज सब सेक्शन वन। अच्छा, तो वन सब सेक्शन वन, उसके नीचे वन सब सेक्शन टू, जी ऐसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन सर क्या होगा कि ब्रैकेट वाला वन अगर हो ही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर है, हमने सेक्शन टू देखा है।
सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट में 1 तो है ही नहीं। ओ भाई साहब, आप कैसे पढ़ेंगे सर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं होता। लॉ मेकर के लिखता है, लॉ मेकर कहता है सेक्शन 2, अब सब सेक्शन की जो जगह थी वो खाली है, तो सब सेक्शन है ही नहीं। सो सब सेक्शन है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। लॉ मेकर के लिखता है, लॉ मेकर लिखता है सेक्शन 2 सब सेक्शन है नहीं, तो सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ेंगे इसको। सर अच्छा, हाँ, जैसे एसोसिएट कंपनी है, तो एसोसिएट कंपनी को कैसे डिफाइन करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी है। सर ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो, ये है सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 के बाद और एनी से पहले सब सेक्शन की जगह है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि लॉ मेकर से गलती हो गई है, लॉ मेकर ने जानबूझ के इसको छोड़ा है। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 क्लॉज ए, क्योंकि सब सेक्शन की तो जगह ही नहीं है। इसलिए जब हम कंपनीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 2 क्लॉज 20, 2 सबसेक्शन 20 नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर ने जानबूझ के वहाँ पे सब सेक्शन की जगह थी वो छोड़ रखी थी। सर अच्छा, हम समझ गए। मतलब सेक्शन 2 के बाद अगर न्यूमेरिकल है तो वो सब सेक्शन 1 कहलाएगा, बट अगर न्यूमेरिकल है ही नहीं तो सब सेक्शन 1 सब सेक्शन की जगह ही नहीं है, तो हम सीधा क्लॉज पढ़ेंगे। एग्जैक्टली यही बात है सर। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है सर। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्ट वर्सेस रूल्स। जब भी एक्ट बनता है, तो एक्ट तो भी देखा पार्लियामेंट ने बनाया, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट। एक्ट ऐसे बनते हैं। रूल्स कैसे बनते हैं? रूल्स डिपार्टमेंट से बनते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये एक मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो रूल्स नोटिफाई करती है। सर एक्ट और रूल्स, अगर इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो कौन प्रिवेल करेगा? तो कभी भी एक एक्ट और एक रूल में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो ऑलवेज द एक्ट विल प्रिवेल। सर कैसे? मिनिस्ट्री ज़्यादा बड़ी है या मिनिस्टर्स ज़्यादा बड़े हैं? तो जब एक्ट पास होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से होकर जाता है, वेर एज रूल्स मिनिस्ट्री बनाती है। तो कभी भी एक्ट और रूल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हमेशा एक्ट विल प्रिवेल। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर कोई रूल एक्ट की इंटेंट को समझा रहा हो तब रूल प्रिवेल कर सकता है। सर मतलब सिंपल है। देखो, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 115। ये बात करता है कि अगर मेंबर्स को कोई ऑडिटर या फिर कोई डायरेक्टर को रिमूव करवाना हो तो उन्हें स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। ठीक है सर। सर कोई भी मेंबर उठ के आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है और मैं कह रहा हूँ मेरे को मुकेश अंबानी साहब ना जम नहीं रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को मुकेश अंबानी साहब जज नहीं रहे, मैं चाहता हूँ उनको बोर्ड से हटा दूँ, मैं स्पेशल नोटिस दूंगा, तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो इसीलिए ताकि एक एक मेंबर उठ के ना आ जाए, एक्ट ने उन पर एक लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगाने में ना गलती हो गई। सर क्या गलती हुई? लिमिट लगाई मिनिमम 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब अगर मेरे पास पूरी वोटिंग पावर का 1% है या उससे ज़्यादा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर समझ में आती है, आप ज़्यादा बड़े मेंबर हो। लेकिन सेकंड लाइन में क्या गलती हुई? यहाँ पे उन्होंने लिख दिया होल्डिंग शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। मैक्सिमम 5 लाख का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 5 लाख का मतलब हुआ अगर मेरे पास एक भी शेयर है तो भी मैं स्पेशल नोटिस दे सकता हूँ। अब आपको लगता है लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं था ये? लॉ मेकर का इंटेंशन तो ये होना चाहिए कि जो बड़े मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, या वो बंदा भी पास कर सकता है जिसके पास एक शेयर हो। तो यहाँ गलती हो गई और इसीलिए इस गलती को रूल में ठीक किया गया। एज में बी प्रिस्क्राइब, जहाँ भी एज में बी प्रिस्क्राइब लिखा होता है तो हम रूल्स में जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द कंपनी शैल बी साइंड ईदर इंडिविजुअली कलेक्टिवली बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स? नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम ऑफ रुपीज नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज। मतलब 5 लाख से कम के जो शेयर होल्ड करता है वो नहीं दे सकता स्पेशल नोटिस। 5 लाख से ज़्यादा शेयर आपको होल्ड करने चाहिए। एक्ट में उल्टा लिखा था, एक्ट में लिखा था मैक्सिमम 5 लाख। अगर आपके पास एक शेयर भी है तो जाओ। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में यहाँ कौन प्रिवेल करेगा?
सर यहाँ रूल प्रिवेल करेगा, क्योंकि लॉ मेकर की इंटेंशन जो थी वो यही थी जो रूल बता रहा है, ना कि जो एक्ट बता रहा है। तो अगर रूल किसी एक्ट को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हो तो द रूल विल प्रिवेल। सर ठीक है, समझ में आ गया, एक्ट वर्सेस रूल हो गया। अब एक्ट वर्सेस एमओए एओए की बात करते हैं। सर एमओए मेमोरेंडम जो कंपनी के बिजनेस के बारे में बताता है, और एओए जो कंपनी के बायलॉज की बात करता है। तो सेक्शन 6 कंपनीज एक्ट का एक बात समझाता है हमें। सेक्शन 6 कहता है कि एमओए में कोई भी क्लॉज, एओए में कोई भी क्लॉज या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अगर कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में है तो द कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल। तो मतलब एक्ट रूल से ही प्रिवेल करता है, एमओए से भी करता है, एओए से भी करता है, और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी कर रही है दैट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट तो भी फिर कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। सर ठीक है, ये बेसिक रूल है। पर क्या हो अगर कंपनी अपने एओए में ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल दे? स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाल दे मतलब जनरल मीटिंग के लिए आपको 21 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ता है। अगर मैं एज अ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस अपने एओए में लिख दूं कि मैं मिनिमम 30 डेज का नोटिस दूंगा, नोटिस 21 डेज क्लियर डेज का ना जाके 30 क्लियर डेज रहेगा। अब इससे क्या हुआ? इससे मैंने लॉ को और स्ट्रिक्ट कर दिया। जहां 21 दिन मिल रहे थे मेरे शेयर होल्डर्स को, वहां मेरे शेयर होल्डर्स को सोचने के लिए 30 दिन मिलेंगे। क्या ये कर सकता हूं मैं? 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या कर सकता हूं? इस प्रिंसिपल को कहते हैं स्ट्रिक्ट वर्सेस लीनियंट। तो द रूल सेज, द जनरल रूल सेज कि स्ट्रिक्ट कर सकते हो आप लॉ को, बट आप लॉ को लीनियंट नहीं कर सकते। सर मतलब जैसे मैंने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि 14 क्लियर डेज देंगे हम, 21 क्लियर डेज कुछ नहीं होता, तो ये कर सकते हो। आप लॉ को लीनियंट नहीं कर सकते, आप लॉ को स्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं एओए में 30 क्लियर डेज लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लॉ को स्ट्रिक्ट कर दिया, और अगर मैं 14 क्लियर डेज कर देता हूँ, यहाँ मैंने लॉ को लीनियंट कर दिया कि नोटिस है, डायरेक्टर्स को क्या लगेगा, नोटिस है एओए में लिखा 14 दिन में भेज देना, तुम 14 दिन पहले भेज देंगे। लेकिन आपको लगता है एज अ गवर्नेंस प्रैक्टिस मेरे को 14 दिन मिलने चाहिए थे या मेरे को 21 दिन मिलने चाहिए थे? सर लॉ तो कहता है आपको 21 दिन मिलने चाहिए, एक मेंबर को 21 दिन मिलने चाहिए रेजोल्यूशन पे वोट करने से पहले। मैं तो 14 ही दे रहा हूँ। क्यों? मैंने एओए में कंडीशन डाल दी, उस कंडीशन से क्या किया, मैंने लॉ को लीनियंट कर दिया, कोई छोड़ना 21 दिन, 14 में दे देंगे। नहीं कर सकते। अगर एओए में कोई प्रोविजन है जो स्ट्रिक्ट कर रहा है लॉ को, ये अलाउड है, बट लॉ को लीनियंट नहीं करा जा सकता। पर सर अगर लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन है तो? लॉ में कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है? अरे सर हमने क्या पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था बोर्ड मीटिंग जो होती है वो साल में 4 बार होती है और मैक्सिमम 120 दिन का गैप होता है। बट ओपीसी या स्मॉल कंपनी के लिए आप ईच हाफ में मीटिंग करा लो और मिनिमम 90 डेज का गैप रख लेना। तो सर यहाँ तो ओपीसी और स्मॉल के लिए लीनियंट कर दिया लॉ। नहीं, यू आर मिसिंग द पॉइंट। दिस इज जनरल प्रोविजन और दिस इज स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या है? जनरल प्रोविजन ये है कि सारी ही कंपनीज को मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है और मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। पर एक स्पेसिफिक प्रोविजन लाया लॉ जिसने ओपीसी और स्मॉल कंपनीज को उनका तरीका बताया कि कैसे बोर्ड मीटिंग करनी है। तो जब भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है, दैट स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन। मतलब ओपीसी स्मॉल कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज जनरल प्रोविजन पे आएंगी और ओपीसी और स्मॉल कंपनी, क्योंकि इनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो ये अपनी बोर्ड मीटिंग स्पेसिफिक प्रोविजन की तरह से करेंगे। और सर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक लॉ को स्ट्रिक्ट करना और एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाल देना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, हमने एक्ट के बारे में पढ़ा,
हमने लॉ के बारे में पढ़ा, हमने उनका बेसिक डिफरेंस पढ़ा, फिर लॉ मेकर के एक्सप्रेशंस पढ़े, सब सेक्शन, सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, उसके बाद एक्ट में पैरा सब पैरा आता है, रूल्स रेगुलेशन में आइटम सब आइटम आता है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक रूल्स पढ़े, एक्ट वर्सेस रूल पढ़ा, एक्ट वर्सेस एमओयू पढ़ा, स्ट्रिक्ट वर्सेस लीनियंट पढ़ा, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक पढ़ा। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी लॉ। सर एक बात हमें बताओ, ये सब पेपर में आएगा? नहीं, ये सब पेपर में नहीं आएगा। फिर भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिखना और दोबारा बैठ के पढ़ना, ताकि हमारे कंपनी लॉ के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। सर ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो अब जितनी भी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, उस नेक्स्ट क्लासेस में हम इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे, और ये सब बात करेंगे कि इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए, उसके बाद भी जब लॉ के अंदर जाते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, सेव एज, या सेक्शन क्लॉज के अंदर जैसे पढ़ा जाता है, वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की, 2 क्लास 68, अलग दुनिया है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।